हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अभी जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इट इज़ द टॉपिक दैट इज़ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी अभी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर बिगनिंग विद द पार्ट वी शुड नो व्हाट एग्जैक्टली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर। राइट। सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है कि पॉलिटिकल तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव वो ब्रांच है गवर्नमेंट की जो लॉस को इम्प्लीमेंट करती है। क्या करती है? लॉस को इम्प्लीमेंट करती है। और जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसको रन करती है। अब कई बार दिमाग में कन्फ्यूज़न आती होगी कि यार एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये क्या है? मतलब क्या ये भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है? राइट। तो जब हम एग्जीक्यूटिव्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स ना दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। राइट। ये दो तरीके के एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली होते हैं। जब मैं स्पेसिफिकली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की बात करता हूँ तो इसके अंदर इलेक्टेड लीडर्स आते हैं जो डे टू डे डिसीजन लेते हैं कि कंट्री कैसे रन करेगी। जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं वो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं, है ना। अब ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम, ये सारे लोग क्या हैं? ये सारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी दिमाग में कि क्या वाइस प्रेसिडेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है? तो आंसर होगा नहीं। स्पेसिफिकली वाइस प्रेसिडेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो नहीं है, लेकिन यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। लेकिन यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं है, क्योंकि डे टू डे फंक्शनिंग में इसका कोई रोल नहीं होता। राइट। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, ये तो सबको पता है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसके लिए जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि भाई कल को एक ब्यूरोक्रेट बने। तो इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ दो सिविल सर्वेंट्स जो कि इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की मदद करते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, वी ऑल एस्पायर्स टू बी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सेक्रेटरीज इन मिनिस्टर। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट है। राइट। और ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि पॉलिसीज और डिसीजन जो लेजिस्लेचर बना रहा है या फिर जो डिसीजंस ले रहा है वो एक एफिशिएंट वे में इम्प्लीमेंट हो या फिर एग्जीक्यूट हो। राइट। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक पार्ट था। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि एग्जीक्यूटिव्स के भी डिवीज़न होते हैं। राइट। तो एज ऑफ नाउ वी नो व्हाट एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव इज एंड द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। राइट। इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है, जैसा टॉपिक की हेडिंग थी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, तो हम लोग इस चीज़ को, इलेक्टेड लीडर्स को डिस्कस करने वाले हैं। राइट। दो चीजें एक साथ डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंट और गवर्नर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन प्रेसिडेंट बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब भाई इंडिया का फर्स्ट सिटीजन है, तो पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू गवर्नर। लेकिन पॉइंट सेम्स हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सिमिलैरिटीज़ हैं वहाँ पर, तो इसीलिए साथ साथ में लेकर चलेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 से 78 तक प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। कौन से पार्ट की? पार्ट 5। ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। वैसी गवर्नर की जब मैं बात करूंगा तो आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 जो है, ये आर्टिकल सारे गवर्नर से रिलेटेड हैं एंड इट इज इन पार्ट 6 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। प्रेसिडेंट जो है हेड होता है इंडियन स्टेट का। प्रेसिडेंट क्या है? हेड है इंडियन स्टेट का और फर्स्ट सिटीजन है इंडिया का। तो क्या गवर्नर क्या है फिर भाई? गवर्नर जो है
वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, राइट। अभी और क्लैरिटी आएगी इसमें जब अभी इनकी और चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब रियल पावर किसके पास होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। प्रेसिडेंट बीइंग द फर्स्ट सिटीजन एंड हेड ऑफ द स्टेट, तो क्या रियल पावर्स यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल नहीं। इंडिया में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम फॉलो करते हैं, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो जो रियल पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ होती है। वैसी गवर्नर्स की पावर किसके पास होंगी? सीएम प्लस काउंसिल, राइट। अच्छा, जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ना एक वाइस प्रेसिडेंट भी एग्जिस्ट करता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह प्रिसाइड कर सकता है। लेकिन गवर्नर में कोई वाइस गवर्नर नाम की चीज़ नहीं होती है। वाइस गवर्नर नाम की चीज़ नहीं होती है, तो कोई भी वाइस गवर्नर नहीं होता है। और पूरे यूनियन का सिर्फ और सिर्फ एक प्रेसिडेंट होता है। पूरे यूनियन का एक प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जब मैं गवर्नर की बात करूँगा तो 2 स्टेट्स में भी एक गवर्नर हो सकता है, ठीक है। एक पर्सन गवर्नर हो सकता है एक और या फिर एक से ज़्यादा स्टेट का। और ये कब हुआ था? इट वॉज डन ड्यूरिंग द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। क्लियर। अब बात कर लेते हैं, इतनी बात कर ली हमने, डिस्कस कर लिया आर्टिकल्स कौन से कंसिस्ट करते हैं 52 से 78। पार्ट 5, हेड है इंडियन स्टेट का, फर्स्ट सिटीजन है इंडिया का, रियल पावर्स प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, वाइस प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है, पूरे यूनियन का सिर्फ एक प्रेसिडेंट होता है, बिल्कुल बेसिक्स था। वहीं पर जब हमने गवर्नर की बात करी तो आर्टिकल 153 से 167 तक एग्जिस्ट करते हैं। पार्ट 6 के अंदर ये सारे प्रोविजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, वाइस गवर्नर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रियल पावर होती क्योंकि वो उनको एडवाइस करते हैं। गवर्नर शुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ देम। और गवर्नर जो है एक या फिर एक से ज़्यादा स्टेट का सेम हो सकता है। इट वॉज डन आफ्टर द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसके बाद इनका इलेक्शन, जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो कैसे होता है, या फिर गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होता है, कौन करता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक सी हैं। इलेक्शन जब प्रेसिडेंट का होता है, जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, लेकिन इलेक्ट कौन करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। मतलब कि जो इलेक्टेड एमपीज हैं और इलेक्टेड एमएलएस हैं, ये चीज़ याद रखना, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, राइट। सो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है किन लोगों का होता है? इसमें इलेक्टेड एमपीस आते हैं और इलेक्टेड एमएलएस। जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब बेसिकली एमपीस हैं, ये दोनों ही हाउसेस के होंगे, क्लियर। और एमएलएस जो होंगे ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं, ये लोग होंगे इसमें। अब यहाँ पर ना 2023 में एक क्वेश्चन आया था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो। क्वेश्चन क्या था, मतलब स्पेसिफिकली क्वेश्चन फ्रेम कहाँ से हुआ था? जो स्टेट है इसके अंदर बेसिकली एक तो ये हमारा दिल्ली वाला रीजन आता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और जो यूटी है वो मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ कहाँ की? पौंडीचेरी की। सिर्फ ये इन्वॉल्व होते हैं। दस जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन लोगों का भी मैं जिक्र कर देता हूँ कि कौन कौन नहीं होते हैं। जैसे इलेक्टेड स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दोनों ही हाउसेस के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। पहली बात तो लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स एज सच नहीं है, पहले होते थे 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, लेकिन उनको जो है आफ्टर दी 104th अमेंडमेंट एक्ट उनको हटा दिया गया था। और ना ही नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर हो, इनका तो कोई मतलब ही नहीं होता दूर दूर से। और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके साथ साथ एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पर यह है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है क्योंकि
पॉलिटी का जो लेवल रहता है यूपीएससी में वो काफ़ी मीडियम टाइप का रहता है। अगर ऑप्शन समझ आ रहे हैं तो आंसर्स हो जाते हैं। तो एडिशनली जो डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं जो कि डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं वोटिंग से, वो मतलब वो लोग वोट नहीं कर पाते हैं, राइट। अब इसके बाद पॉइंट आता है गवर्नर के बारे में। ये तो जस्ट बेसिक ब्रीफ था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। गवर्नर की जब हम बात करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करने वाला पर्सन है खुद प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो गवर्नर है स्टेट का, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और एक केस हुआ था 1979 में। क्या केस का नाम था? हरगोविंद पंत केस। तो ये 1979 में एक हरगोविंद पंत केस होता है जिसमें कहा जाता है कि भाई जो गवर्नर की ये पोस्ट है, ये जो गवर्नर की पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट है। ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं है। जो गवर्नर की पोस्ट है ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं है, बेशक उसको अपॉइंट कर रहा हो प्रेसिडेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। अब ये तो बता दिया, क्या ऐसा रियलिटी में होता है? तो हम काफ़ी सारी न्यूज़ देखने को मिलती है कि भाई गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही एक्ट कर रहा है। अगर स्टेट में कोई दूसरी पार्टी है तो उनके बिल्स को विदहोल्ड कर रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन देखने को मिल रही हैं एंड इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। पिछले साल ही इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो ये तो बेसिक हमने इलेक्शन की बात कर ली कि कैसे कौन कौन इन्वॉल्व होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद मैं इसकी बात कर लेता हूँ टर्म्स एंड ऑफिस की। तो स्पेसिफिकली जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इनका जो टर्म होता है नॉर्मली वो 5 ईयर्स का ही होता है। फ्रॉम कब से कब तक? ये मान लो जिस दिन इन्होंने पोस्ट को लिया, जिस दिन वो ऑफिस को एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद से 5 साल तक वो प्रेसिडेंट रहते हैं। लेकिन वो कभी भी रिज़ाइन जरूर कर सकते हैं। अपना रेजिग्नेशन वो किसको सबमिट करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। और इनको जो है रिमूव भी किया जा सकता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ किया जाता है। एंड आर्टिकल 61 केम इनटू एक्शन, 2/3 ऑफ द मेंबर्स। इसके अलावा कोई भी रेजिग्नेशन जो वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है, वो जो है इन जो स्पेसिफिकली ये जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट के पास इनका पूरा गया कि भाई ये लोग जो है, ये पर्टिकुलर प्रेसिडेंट जो है रिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये जो है स्पीकर को भी कम्युनिकेट करेंगे टू द हाउस ऑफ पीपल। क्लियर? इसके अलावा अगर इनकी टर्म एक्सपायर हो जाए, अगर इनकी टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाए, फिर भी जो है प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ता अनटिल, कब तक नहीं छोड़ेगा? क्या वहीं बैठा रहेगा? नहीं, अनटिल कोई दूसरा कोई उसका सक्सेसर वहाँ पर आके ना बैठ जाए, ताकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम ना क्रिएट हो, राइट। तो वो जब तक अपनी पोस्ट पे बैठा रहता है जब तक कोई दूसरा प्रेसिडेंट ना बन जाए, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और आता है, कई बार दिमाग में आता है, तो क्या जैसे यूएस में है, यूएस में अगर एक बार प्रेसिडेंट बन जाओ आप तो एक बार और कंटेस्ट कर सकते हो, मतलब कि 2 बार आप वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हो मैक्सिमम। तो क्या इंडिया में भी ऐसा ही कुछ है? तो जवाब होगा आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 कहता क्या है कि भाई देयर इज नो बार ऑन री इलेक्शन। प्रेसिडेंट जो है n नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्शंस लड़ सकता है। तो ये प्रेसिडेंट की जस्ट छोटा सा टर्म्स के बारे में था, 5 साल की होती है, रिज़ाइन करता है वाइस प्रेसिडेंट को लिखकर, इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। एक्सपायर जब उसकी टर्म हो जाती है फिर भी वो ऑफिस में बैठा रहता है अनटिल दूसरा प्रेसिडेंट ना बन जाए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। अनलाइक यूएस जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है मैक्सिमम 2 बार इलेक्ट हो सकता है, इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। आर्टिकल 57 को उठा लो जो कहता है कि द पर्सन कुड बी री इलेक्टेड एन नंबर ऑफ टाइम्स। अब बात करते हैं गवर्नर की। क्या गवर्नर में भी ऐसा ही कुछ होता है? नहीं भाई, गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तो जो गवर्नर है वो अपनी सीट को
अपने ऑफिस को जब तक एंजॉय करता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे। ठीक है। अब गवर्नर जो है वो किसको लिख कर, जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को लिखकर रिजाइन कर रहा है, गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को लिखकर रिजाइन कर सकता है। नॉर्मल टर्म गवर्नर की भी 5 ईयर्स की ही होती है, और ये ऑफिस में रहता है जब तक दूसरा पर्सन कोई गवर्नर अपॉइंट ना हो जाए। ठीक है। और इसके पीछे रीज़न यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। जैसे एक हमने हरगोविंद पंत केस देखा 1979 वाला, है ना, तो जिसमें बताया गया कि भाई जो गवर्नर की पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट है, वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं है। ऐसे ही एक और केस होता है 1981 में, क्या नाम था, सूर्य नारायण केस। ये सारे केसेस जो हैं मेंस में भी यूज़ हो सकते हैं अगर गवर्नर के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो। जब मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ सूर्य नारायण केस की, तो इसके अंदर मुझे क्या पता चलता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये भाई जो स्टेटमेंट है कि गवर्नर enjoys या फिर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये जस्टिसिएबल नहीं है, नॉट जस्टिसिएबल। ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि गवर्नर के पास कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं बचा, ना ही कोई सिक्योरिटी ऑफिस की, प्रेसिडेंट जब चाहेगा उसको रिमूव कर देगा। ऐसे तो गवर्नर जो है हमेशा प्रेसिडेंट का वो बन के रहेगा, है ना। तो ये सूर्य नारायण केस जो कि 1981 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज़ कही थी। और इसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी एक क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू में ऑप्शंस आ सकते हैं कि जो ग्राउंड्स हैं रिमूवल के, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है गवर्नर से रिलेटेड, तो आंसर होगा नो। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं मेंशन्ड है रिमूवल का। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्पेसिफाई ही नहीं करता है कि क्या बेसिस होने चाहिए, कैसे रिमूवल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टेट है ए और एक पर्टिकुलर स्टेट है बी। अभी जो गवर्नर है वो ए स्टेट में अपॉइंटेड है, तो प्रेसिडेंट जो है, मान लो 2 साल हो गए इसको ए स्टेट में, प्रेसिडेंट जब चाहे जब उसका मन करे वो उसको दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकता है बाकी के 3 सालों के लिए। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, तो जैसे हमारा प्रेसिडेंट है वो n नंबर ऑफ टाइम्स अपॉइंट हो सकता है, तो वैसे क्या गवर्नर भी n नंबर ऑफ टाइम्स अपॉइंट हो सकता है, तो आंसर होगा यस। जैसे प्रेसिडेंट n नंबर ऑफ टाइम्स री इलेक्ट हो सकता है, वैसे गवर्नर भी उसी स्टेट में या फिर उसके दूसरी कोई सी स्टेट में वो बार बार इलेक्ट हो सकता है। ही कैन, सॉरी इलेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट वर्ड यूज अप्रोप्रिएट नहीं है, वर्ड यूज़ होना चाहिए अपॉइंटेड, रीअपॉइंटेड। ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो सिटिंग जो पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर है उसकी डेथ हो जाती है, तो प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट को अपॉइंट कर देते हैं। मान लो गवर्नर की डेथ हो जाती है, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो किसको अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, ताकि वो टेम्प्ररी उसकी गवर्नर की ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर सके। आई होप इतना तो पॉइंट क्लियर होगा। अगर जब हमने टर्म्स की बात करी तो वही 5 ईयर्स की, गवर्नर किसको लिख के रिज़ाइन करता है, प्रेसिडेंट को। जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को 1981 में केस हुआ जिसमें ये बताया गया कि द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये वाली स्टेटमेंट जो है नॉन जस्टिसिएबल है, क्योंकि यहाँ से जो है उनको बिल्कुल भी कोई भी कह सकते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं मिल रहा है, तो जिसकी वजह से वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। कोई भी रिमूवल के ग्राउंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अगर गवर्नर की डेथ हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट को अपॉइंट कर सकता है, ताकि वो टेम्पररी उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करे। अब इसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, हमने इसका टर्म देख लिया, टर्म के अलावा हमने इलेक्शन कैसे होता है वो देख लिया, रियल पावर के बारे में बात कर ली, आर्टिकल्स के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। ये तो पता होना चाहिए अगर कल को मैं गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट बनना चाहूँ तो क्या मैं बन सकता हूँ, राइट। अब
सबसे पहले जब मैं प्रेसिडेंट की बात करूँगा तो बहुत ईजी है। प्रेसिडेंट, अरे भाई सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, सिटीज़न तो है। मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 35 साल का होना चाहिए, 35 साल की एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। और एक और क्वालिफिकेशन जो लिखी हुई है, मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा, राइट। तो ये तीन चीज़ें हैं एंड इसके अंदर तो सारी चीज़ें आ गई जो वहाँ पर मेंशन थी। तो स्पेसिफिकली ये तीन चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। और इनएलिजिबल हो जाता है अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है अंडर यूनियन, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़, राइट। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे या तो क्या पता वो सिटिंग प्रेसिडेंट ही हो, क्या पता वो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हो, क्या पता वो गवर्नर हो किसी स्टेट का, क्या पता वो मिनिस्टर हो यूनियन या फिर स्टेट में। तो ये लोग जो हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एक्सेप्टेड होते हैं। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 58 क्लोज 2, राइट। आर्टिकल 57 के अंदर क्या लिखा जब हमने अभी कहते हैं आर्टिकल 58 क्रॉस 2 के अंदर जब ये सारी चीज़ें बता दी, और आर्टिकल 57 जब हमने इससे जस्ट पिछले वाला आर्टिकल डिस्कस किया था तो उसके अंदर री इलेक्शन के बारे में मेंशन था कि कैसे जो है प्रेसिडेंट बार बार री इलेक्शन कर सकता है। अच्छा, अगर नॉमिनेशन आपको फाइल करना है तो कैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई? 15 तो आपके प्रपोजल्स होने चाहिए, 15 लोगों का प्रपोजल्स आना चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को खड़ा कर दो। प्लस उन 50 के 15 कह रहा हूँ, 50 तो आपका प्रपोजल्स होने चाहिए और 50 ही सेकेंडर्स होने चाहिए। साथ ही साथ में 15,000 का डिपॉजिट आप करते हो आरबीआई में, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ठीक है। 1997 तक यही सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ 2500 था, इसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ में जो नॉमिनेशन है वो 45 हो जाएगा अगर 1/6 ऑफ टोटल वैलिड वोट्स का हिस्सा उसको ना मिले। एक बिल्कुल ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडम, मान लो 600 सीट्स थी, ठीक है, 600 टोटल वैलिड सीट पोल्ड हुई, उसका 1/6 कितना हो गया, 100। तो अगर 100 वैलिड वोट्स जो हैं उसको नहीं मिलती है तो उसका जो नॉमिनेशन है वो 45 हो जाता है। तो एलिजिबिलिटी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रेसिडेंट की कि भाई सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, 35 साल की एज होनी चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फिर हमने डिस्कस किया आर्टिकल 58 क्लॉज 2, उसके अंदर हमने देखा कि भाई कैसे सिटिंग प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर या फिर मिनिस्टर यूनियन स्टेट का वो इसका पार्ट नहीं है। और अगर नॉमिनेशन की बात करें कि कौन नॉमिनेशन फाइल करेगा तो उसके लिए आपको 15 प्रपोजल्स और 50 प्रपोजल्स एंड 50 सेकेंडर्स चाहिए विद 15,000 का डिपॉजिट आप आरबीआई में करते हो पहले, जो कि 1997 तक सिर्फ 2500 था। और साथ साथ में आपको 1/6 ऑफ टोटल वैलिड वोट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो जाती है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की। लेकिन गवर्नर के क्वालिफिकेशन में इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ये चीज़ मेंशन है, सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, बस यही सारी चीज़ें मेंशन है इनके लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं क्या कहते हैं, हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कंडीशन ऑफ ऑफिस की। कंडीशन ऑफ ऑफिस, इसमें एक क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने ही पूछा था लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में नहीं पूछा था, कुछ दूसरे एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, अराउंड 2019 का क्वेश्चन था कि भाई कंडीशन ऑफ ऑफिस से ही रिलेटेड था, क्या प्रेसिडेंट जो है कोई अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर सकता है, इमोल्यूमेंट से रिलेटेड था एक बार क्वेश्चन जो कि इसमें ही पूछा गया था, क्या कहते हैं यूपीएससी में ही। तो प्रेसिडेंट जो है जो हमारे ये प्रेसिडेंट है ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे वो किसी भी हाउस की बात कर लो आप, पार्लियामेंट में यूनियन पे,
चाहे आप स्टेट लेवल पर बात कर लो, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता। साथ ही साथ में अगर पर्सन इलेक्ट हो जाता है तो उस पर्सन, एक प्रेसिडेंट है पर्टिकुलर, वो किसी सीट से इलेक्ट हो भी जाता है तो उसको वो सीट वैकेट करनी होती है जिस दिन वो प्रेसिडेंट का ऑफिस एज्यूम करेगा। और प्रेसिडेंट जो है इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। और जो इनके अलाउंसेस हैं, जो इनके इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस हैं, ये कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ये जो चीज़ें हैं, जो जितने भी अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट्स हैं, ये रिड्यूस नहीं करे जा सकते, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं 2018 तक जो प्रेसिडेंट की सैलरी थी वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए थी, राइट। लेकिन 2018 में जो प्रेसिडेंट की सैलरी है वो बढ़ाकर 5 लाख पर मंथ कर दी गई। पहले यह सिर्फ 1.5 लाख पर मंथ थी, फिर इसको 5 लाख पर मंथ कर दिया गया। और 2008 से जो प्रेसिडेंट्स हैं वो पेंशन, टोटल जो भी उनकी करंट सैलरी रही है उसकी 50% उन लोगों को पेंशन मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ में फिर तो वो डिसीज़ वाली बात हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं गवर्नर की, गवर्नर का भी ऐसा ही है कि वो एमपी या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं हो सकता। अगर एमपी और एमएलए गवर्नर बनता है तो उनकी जो सीट है वो वकेट हो जाती है और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। अदर देन डैट, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 2 स्टेट्स को, मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा स्टेट्स को जो है गवर्न कर रहा है, तो ऐसे केस में जो इनकी पे है, अलाउंसेस हैं, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। नॉर्मली जो इसके अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स और प्रिविलेजेस जो हैं वो कौन सेट करती है? पार्लियामेंट, राइट। और वही सेम चीज़ है कि भाई ड्यूरिंग हिज टर्म, हिज और हर टर्म, ये जो इमोल्यूमेंट्स इनको मिल रहे हैं ये रिड्यूस नहीं होने चाहिए। जैसे 2018 में इनकी सैलरी 1.5 लाख से 5 लाख कर दी गई, इनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई, 1,10,000 से लेके इनकी करंट सैलरी कर दी गई 3.5 लाख पर मंथ। क्लियर? ओथ काफ़ी कॉमन है, ओथ में आज तक क्वेश्चन आया भी नहीं है। इसके बाद उनकी पावर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है ना। और लेजिस्लेटिव पावर्स के अलावा किन किन लोगों को ये अपॉइंट करता है, फाइनेंशियल पावर्स क्या है एंड जुडिशियल पावर्स क्या है। तो ये सेकंड पार्ट में देखते हैं ये सारी चीज़ें।